हेलो एवरीवन। हम आपका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इन कॉमर्स। कंसेप्ट ऑफ सर्विसेज हमारा चल रहा है। ठीक है, काफ़ी सारे लेक्चर्स हो गए हैं। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हमने बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक देख लिया था एंड उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन भी देख लिया है। और हम अब आज देखने वाले हैं आपका इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया। अब ये जो हम बहुत सारी सर्विसेज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि स्कोप ऑफ सर्विसेज भी हमने देखा कि कौन कौन सी टाइप की सर्विसेज अवेलेबल है हमारे पास या बिजनेस के पास बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल होती है। तो अब ये जो सर्विस सेक्टर है जिसमें हमने बहुत सारी टाइप्स ऑफ सर्विसेज देखी थी, तो ये जो सर्विस सेक्टर है वो हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में क्या क्या वो रोल प्ले करता है वो हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया, कि भाई सर्विस सेक्टर की ज़रूरत क्यों है हमारी कंट्री में, हमारे इंडिया में क्या रोल प्ले करता है वो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। द सर्विस सेक्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू जीडीपी। ठीक है, बहुत सारे रोल वो प्ले करता है, वो हम देखने वाले हैं। Contributes to GDP, provides employment, generates foreign exchange due to export, etc. The importance of service sector in Indian economy is explained as follows. अब ये जो बहुत सारे रोल प्ले करता है सर्विस सेक्टर, उसको हम एक एक करके डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब ये जीडीपी क्या हो जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये जीडीपी जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है कि भाई कुछ पर्टिकुलर पीरियड में, मान लो 1 ईयर है, उस पीरियड में कि उस ड्यूरेशन में गुड्स एंड सर्विसेज कितना सेल हुआ, ठीक है, उसका हम वैल्यू देखेंगे, उसे हम बोलेंगे जीडीपी। तो अब ये सर्विस सेक्टर क्या काम करता है? बहुत सारा कंट्रीब्यूशन करता है हमारे कंट्री के जीडीपी में, इनकम अर्न करने में। ठीक है, तो देखिए द सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द जीडीपी ऑफ इंडिया। अब कुछ इन्फॉर्मेशन हमें बताया है। इन 2017-18 contribution of the services sector to India's GDP was about 60%. In 2021, the share of service sector to GDP declined to 53% on account of पेंडेमिक। उस टाइम तो हमें पता है 2021 में तो सब कुछ मोस्टली बंद था, उसकी वजह से सर्विस सेक्टर का ग्रोथ थोड़ा डिक्लाइन हो गया। लेकिन इन 17-18 की जब हम बात करेंगे तो सर्विसेज ने कंट्रीब्यूशन किया है इन जीडीपी अबाउट 60%। ठीक है, तो देखिए द इंक्रीज इन शेयर ऑफ जीडीपी ऑफ सर्विस सेक्टर इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। अब ये जो हम बोलते हैं कि जो सर्विस सेक्टर का इम्पोर्टेंस पहले बहुत कम था, वो धीरे धीरे सर्विस सेक्टर अब आज की तारीख में बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। ठीक है, ट्रेडिशनल ज़माने की जब हम बात करते थे वहाँ पे सर्विस सेक्टर इतना ग्रो नहीं हुआ था, अब आजकल के ज़माने में बहुत ग्रो कर गया है। तो भाई क्यों, इसके रीज़न क्या क्या है कि वो इतना ग्रो कर गया एंड वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है जीडीपी में इतना? तो उसके कुछ रीज़न उन लोगों ने एनालिसिस किए हैं और हमें बताए हैं कि सबसे फर्स्ट रीज़न है उसका प्रोफेशनलिज्म इन सर्विस सेक्टर विच रिजल्ट्स इन इट्स ग्रोथ। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्रोफेशनलिज्म। जैसे कि हम काफ़ी सारी सर्विसेज हमने देखी, बैंकिंग देखा, इंश्योरेंस देखा, सीए की सर्विस हम देखते हैं, लॉयर की सर्विस देखते हैं, डॉक्टर्स की सर्विस देखते हैं। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म बहुत बढ़ गया कंपैरेटिवली पहले के ज़माने में। ठीक है, अभी आजकल के ज़माने में ऐसे लोग प्रोफेशनल स्टडीज़ बहुत करते हैं एंड बहुत ही प्रोफेशनल आजकल अवेलेबल है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो प्रोफेशनलिज्म आ गया इन द सर्विस सेक्टर विच रिजल्ट्स इन इट्स ग्रोथ। दूसरी चीज़ क्या हो गई? इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन विच गिव्स बूस्ट टू सर्विसेज। अब ये अर्बनाइजेशन क्या होता है कि जो रूरल एरिया से लोग मूव होते हैं सिटीज़ में, ठीक है, बिजनेसेस करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन। तो क्या हो गया, अभी आजकल बहुत सारे लोग रूरल एरिया से मूव होते हैं अर्बन एरिया में, सिटीज़ में।
तो वो आके क्या करते हैं, सर्विसेज देते हैं, सर्विसेज के बिजनेस बहुत बढ़ गए हैं कंट्री में। तो ये भी एक रीज़न हो गया कि इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन विच गिव्स बूस्ट टू सर्विसेज। एंड थर्ड चीज़, तीसरा आ गया लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन ऑफ सर्विस सेक्टर सिंस 1991। अब हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने भी सर्विस सेक्टर को बहुत सारी हेल्प की, मतलब काफ़ी सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो हटा दिए सर्विस सेक्टर को आगे आने के लिए। काफ़ी सारी परमिशंस दे दी बिजनेसेस ओपन करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, लिबरलाइजेशन कर दिया ऑफ सर्विस सेक्टर इन सिंस 1991 से ये स्टार्ट हो गया। उसके बाद आया डेवलपमेंट ऑफ आईटी सेक्टर एक्सेट्रा, ठीक है। अब आईटी सेक्टर वगैरह का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है हमारी कंट्री में आज के ज़माने में, ठीक है, कंपेयर टू ट्रेडिशनल टाइम्स। ये आईटी सेक्टर का डेवलपमेंट बहुत बढ़ गया। तो ये आईटी सेक्टर के डेवलपमेंट बढ़ने के कारण बाकी सर्विसेज को भी बहुत सपोर्ट मिल गया और वो सर्विस भी साथ साथ में डेवलप होने लगी, ठीक है। तो ये 4 रीज़न है जो एनालिसिस करके बताए हुए हैं कि भाई सर्विस क्यों हमारे जीडीपी में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आजकल कर रही है, ठीक है। तो ये था आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट, सर्विसेज क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है टू जीडीपी। उसके बाद सेकेंड इज़ एम्प्लॉयमेंट। अभी ऑफ कोर्स जितने ज़्यादा बिजनेसेस ओपन होने वाले हैं हमारी कंट्री में, उतने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है लोगों को, ठीक है। जैसे कि हम हॉस्पिटल्स की बात करें, पहले हॉस्पिटल्स कम थे, आजकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एजुकेशन सर्विस के भी ऑप्शन बहुत सारे बढ़ गए हैं। वैसे ही आप कोई भी सर्विसेज की बात करो, पहले बैंक की भी ब्रांचेस कितनी कम थी, अब बैंकिंग फैसिलिटी भी अब हर एक एरिया में अवेलेबल, सारे ही एरिया में अवेलेबल हो चुकी है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, वहाँ के लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही बढ़ जाती है। तो वैसे ही हम ओवरऑल कंट्री की बात करें तो जितने ही सर्विस सेक्टर डेवलप हुए वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी लोगों के लिए बहुत इंक्रीज़ हो गई। तो द सर्विस सेक्टर प्रोवाइड्स employment to a large segment of the workforce. Over the years there has been steady increase in the share of employment of service sector. कैसा increase हुआ है, steady increase होते ही जा रहा है, ठीक है, वो कभी डाउन नहीं हुआ है। The share of employment in the service sector is much higher in urban areas as compared to the rural areas. अब उन लोगों ने क्या बताया है कि अर्बन एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को ज़्यादा मिल रही है कंपेयर टू रूरल एरिया। द ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट इन सर्विस सेक्टर इज़ अबाउट 30% of total workforce in India in 2021. About 128 million Indians were employed in service in 2021. ये कुछ हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है कि ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट इन सर्विस सेक्टर इज़ अबाउट 30% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इन 2021। 30% का कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ इन 21 रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट एंड अबाउट 128 मिलियन इंडियंस वर एम्प्लॉयड। कितने इंडियंस एम्प्लॉयड हुए, 128 मिलियन, ठीक है। तो ये जो सेकेंड सबसे मोस्ट रोल प्ले करता है सर्विस, वो था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट। क्या करता है सर्विस सेक्टर, कंट्रीब्यूट करता है एक्सपोर्ट्स में। अब ये एक्सपोर्ट क्या होता है हमने पढ़ा हुआ है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स सेल करना या फिर सर्विस देना, ठीक है। हम हमारी कंट्री है इंडिया से, वहाँ से हम दूसरी कंट्री में गुड्स सेल करते हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसे हम एक्सपोर्ट बोलेंगे। तो अब क्या हुआ है, आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में, आजकल के ज़माने में सर्विसेज का एक्सपोर्ट भी बहुत बढ़ गया है। काफ़ी सारी ऐसी सर्विसेज है जो प्रोवाइड की जाती है अदर कंट्रीज़ में हमारी कंट्री से। तो अभी एक्सपोर्ट जो बढ़ा है वो बहुत ही हेल्प करता है हमारी गवर्नमेंट को। तो अब देखते हैं उन लोगों ने क्या बताया है। इंडिया रैंक्स अमॉन्ग टॉप सर्विसेज एक्सपोर्टिंग नेशंस, ठीक है, हमारा इंडिया टॉप सर्विसेज एक्सपोर्टिंग नेशन में आ रहा है।
कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट में करंटली इंडिया इज़ 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द सर्विसेज इन द वर्ल्ड। ठीक है, हम कौन से रैंक पे हैं? 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हम सर्विसेज के। द सर्विसेज सेक्टर हैज़ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स ऑफ इंडिया। अब ऑफ कोर्स हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं तो उसके बदले में हम कुछ कंसिडरेशन तो लेने ही वाले हैं। तो वो कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? हमें हमारी सर्विसेज देने के बदले में फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स होती है हमारी कंट्री में। तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाती है हमारे लिए। देयर हैज़ बीन गुड ग्रोथ इन द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर्स डिस्पाइट रिसेशन इन द वर्ल्ड मार्केट। ठीक है, वर्ल्ड मार्केट में रिसेशन था तो भी हमने काफ़ी सारा ग्रो कर लिया है एक्सपोर्ट करने में। अब देखिए वापस से कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है। इन 2021-22 सर्विस सेक्टर contributed about $254 billion। द टॉप सर्विस एक्सपोर्ट आइटम वर कौन कौन सी सर्विसेज थी? सॉफ्टवेयर सर्विस थी which accounts for about 40% of the total service export of the India। ठीक है, कौन सी सर्विस थी? मेन सॉफ्टवेयर सर्विस थी जिसका एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा हुआ और उसने कंट्रीब्यूट किया कितना? 40% ऑफ वॉट? टोटल जो सर्विस का एक्सपोर्ट हुआ उसका 40% कंट्रीब्यूट किया सॉफ्टवेयर सर्विसेज ने। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो क्या करता है सर्विस हमारे लिए? सर्विस कंट्रीब्यूट करता है टू द एक्सपोर्ट। उसके बाद हम देखते हैं 4th पॉइंट कि भाई सर्विस क्या रोल प्ले करता है हमारे इंडिया में। कैपिटल फॉर्मेशन का रोल प्ले करता है। नाउ व्हाट इज़ कैपिटल फॉर्मेशन? कि कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये हो जाएगा कि पब्लिक क्या करेगी? अर्निंग्स करेगी। अर्निंग करने के बाद उसके पास जो पैसे आते हैं, जो सेविंग्स होती है, उसको वो इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, तो वो जो पैसे मूव होते हैं इन इन्वेस्टमेंट, उसे हम बोलेंगे कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है हमारी कंट्री में। या तो फिर बिजनेसेस भी जैसे जैसे डेवलप हो रहे हैं, बिजनेसेस भी क्या करते हैं? उनके एसेट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी ले लिया या बिल्डिंग ले लिया, तो वो क्या होता है? वो सारी चीज़ें क्या करती है? कैपिटल फॉर्मेशन करती है। तो सर्विसेज क्या रोल प्ले करता है? कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। देखिए, सर्विस सेक्टर contributes towards capital formation in the country. This is because service sector facilitates saving on the part of the employees and service providers। ठीक है, सर्विसेज जैसे जैसे डेवलप हो रही है, सर्विसेज के बिजनेसेस जैसे जैसे आते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे कंट्री में, तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलने वाली है, लोगों को जॉब मिलेगी, उसके सामने उनको पैसे मिलेंगे, सैलरीज मिलेंगी, एंड उसमें से जो सेविंग होती है उससे क्या होता है? वो इन्वेस्टमेंट करते हैं इन कैपिटल। ठीक है, दूसरी चीज़ ऑन द पार्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर उन लोगों ने बताया है। सर्विस प्रोवाइडर भी क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने वाला है और वो प्रॉफिट को वो क्या करता है? कैपिटल में इन्वेस्ट करता है। जैसे कि मतलब एसेट में इन्वेस्ट करता है, प्लांट एंड मशीनरी है या बिल्डिंग्स है या कुछ इन्वेस्टमेंट है, तो वो करके क्या हो जाता है? कैपिटल फॉर्मेशन होता है हमारी कंट्री का। ऑल्सो द सब सेक्टर्स लाइक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एनकरेज सेविंग ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल। इंश्योरेंस एंड बैंकिंग भी बहुत एनकरेज करते हैं लोगों को कैपिटल फॉर्मेशन करने में, सेविंग करने में। द सेविंग फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट, द इन्वेस्टमेंट इन टर्न लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है हमारी कंट्री में। ठीक है, तो ये था आपका 4th पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विसेज। ना उसके बाद 5th पॉइंट बताया गया है, सर्विसेज क्या करती है? सपोर्ट्स द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, अब प्राइमरी सेक्टर की हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर कौन सा हो जाएगा? जैसे कि एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, ये सारे प्राइमरी सेक्टर हो जाते हैं।
जबकि सेकेंडरी सेक्टर की हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा, मान लो टेक्सटाइल सेक्टर है, या फिर एनर्जी प्रोडक्शन सेक्टर है, या तो फिर कंस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस की, वो सारे ही सेकेंडरी सेक्टर हो जाएंगे। तो सर्विसेज क्या करती है, सपोर्ट करती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर दोनों को ही, ठीक है। काफ़ी सारी सर्विसेज हमने पढ़ी है, बैंकिंग फैसिलिटी, बैंकिंग सर्विस है जो पैसे देती है, लोन प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस सर्विस है जो हमारा रिस्क मिनिमाइज करती है, हमारा जो लॉस हो जाता है उसे हमें रिकवर करके देती है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हमने देखा था, बहुत सारी सर्विसेज हमने देखी जो सपोर्ट करती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को। तो ये सपोर्ट करने की वजह से क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर भी आगे ग्रो करते हैं, डेवलप्ड होते रहते हैं, ठीक है। चलिए, उन लोगों ने क्या बताया यहाँ पे, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन टू अ गुड एक्सटेंट ऑन द सर्विस सेक्टर, ठीक है। Without the support of the service sector, the primary and secondary sector would find it very difficult to function, ठीक है। Without the support of service sector, प्राइमरी एंड सेकेंडरी के लिए खुद की बिजनेस को ऑपरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इनेबल्स प्रॉपर मूवमेंट ऑफ मैन, मटेरियल एंड फिनिश गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एग्जाम्पल दिए हैं उन लोगों ने, ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल दिया। बैंकिंग सेक्टर supports primary and secondary sector by providing necessary credit for working capital and also for fixed capital। बैंकिंग क्या करता है, हमें लोन देता है। तो अब ये लोन हम दो टाइप के ले सकते हैं, हमारी जो करंट एक्टिविटीज़ है उसके लिए हम लेते हैं, उसे हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल, एंड हम लॉन्ग टर्म हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए लेते हैं तो वो हो जाएगा हमारा फिक्स्ड कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर भी हमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को बहुत सपोर्ट करता है। उसके बाद उन लोगों ने बताया है इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस सेक्टर प्रोवाइड्स रिस्क कवर टू इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। इंश्योरेंस हमने देखा था क्या करता है, मिनिमाइज करता है हमारे रिस्क को एंड हमें लॉस रिकवर करके देता है। एंड उसके बाद है कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स अ वाइटल लिंक फॉर बिजनेस डिसीजंस एंड एक्शंस, ठीक है। जो बिजनेस में डिसीजंस लिए जाते हैं, जो एक्शंस लिए जाते हैं, जो प्लान को फॉलो किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है एंड उसके बाद उसको कंट्रोल किया जाता है, चेक किया जाता है, ये सारी ही चीज़ें की जाती है थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस, ठीक है। तो ये सर्विसेज के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो सपोर्ट करती है प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर को, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं हम 6 पॉइंट पे, रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। अब ये सर्विस क्या रोल प्ले करती है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी, और एक है रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू लाती है, रेवेन्यू का मतलब हो जाता है इनकम, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है सर्विस सेक्टर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज का, ठीक है। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास हमारी कंट्री में क्या आता है, फॉरेन एक्सचेंज आता है, ठीक है। तो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हो गया। अब वो अर्निंग गवर्नमेंट को काफ़ी सारी हेल्प करता है, गवर्नमेंट को उस पैसे की बहुत रिक्वायरमेंट होती है जो वो यूज़ करती है हमारे कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। देखिए, तो सर्विस सेक्टर प्रोवाइड्स रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ सर्विस टैक्स। अच्छा, यहाँ पे उन लोगों ने सर्विस टैक्स की भी बात की है। आगे हमने देखा था फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के बारे में, यहाँ पे उन लोगों ने सर्विस टैक्स के भी बारे में बताया है कि जो सर्विस हमारी कंट्री में गुड सेल होता है उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, सर्विसेज जो होती है उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, ठीक है। तो सर्विसेज के ऊपर क्या हुआ था, सर्विस टैक्स लगाया गया था। अब वो टैक्स के ज़रिए क्या होता था, गवर्नमेंट की इनकम होती थी। अब वो टैक्स को गवर्नमेंट क्या किसके लिए यूज़ करती है, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर दिया, या फिर एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में यूज़ किया, मेडिकल फैसिलिटी, ऐसे बहुत सारे पर्पसेस के लिए गवर्नमेंट वो पैसे को यूज़
करती है, ठीक है। अब आगे क्या हो गया है, उस सर्विस टैक्स को रिप्लेस किया गया है और अभी कौन सा टैक्स लगता है, जीएसटी, जो हम सबको पता है, ठीक है। तो ये टैक्स क्या करता है, एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया है हमारे गवर्नमेंट के लिए। तो द सर्विस सेक्टर प्रोवाइड्स रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1994-95। इस ईयर में उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। व्हेन इट वॉज लेविड ऑन, सबसे पहले किस पे लगा था, स्टॉक ब्रोकर्स पे लगा था एंड जनरल इंश्योरेंस, ये दो लोगों पे सर्विस टैक्स लगाया गया था। ओवर द ईयर्स उसके बाद द टैक्सेबल सर्विसेज लिस्ट वॉज एक्सपैंडेड। उसके बाद बहुत सारी सर्विसेज को कवर किया गया जिसके ऊपर सर्विस टैक्स लगाया गया। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, देखिए 1 जुलाई 2017 से क्या हुआ, द सर्विस टैक्स एंड अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस वेर रिप्लेस्ड बाय जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अभी आ गया है, ठीक है। अभी हम सर्विस टैक्स भी नहीं लगाते एंड अदर इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं, हम क्या करते हैं, जीएसटी लगाते हैं। द रेवेन्यू कलेक्टेड अंडर जीएसटी इन 2021 was rupees 14.9 lakh crore inclusive of central GST, state GST and integrated GST, ठीक है। देखिए कितना रेवेन्यू किया हमारे जीएसटी ने इन 2021-22, रुपीज़ 14.9 लाख करोड़, इतना अमाउंट उन्होंने गवर्नमेंट को अर्न करके दिया थ्रू जीएसटी, ठीक है। तो बहुत सारी इनकम ये थ्रू टैक्सेस अर्न करके देता है गवर्नमेंट को, ठीक है, रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। तो ये हमने देख लिया एक 6 पॉइंट इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्विसेज के अंडर। उसके बाद आता है हमारा 7th, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, ठीक है। अब ये एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हम कितना अच्छे से काम कर पाते हैं। नॉर्मल केस में उसका हम मतलब देखें तो कितना एफिशिएंटली हम कर पा रहे हैं। अब बिजनेसेस में क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब कि हमारी जो कॉस्ट है, ठीक है, उसके सामने हम कितना अर्न कर पा रहे हैं प्रॉफिट को, वो हो जाएगा एफिशिएंसी। कि भाई मेरे 100 रुपया कॉस्ट थी तो मैंने उसके अगेंस्ट कितना अर्न किया, कितना एफिशिएंटली मैंने बिजनेस किया। तो ये सर्विस सेक्टर क्या करते हैं, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। जो आगे भी हमने देखा कि सर्विसेज सपोर्ट करती है अदर बिजनेसेस को, जैसे प्राइमरी सेक्टर को सपोर्ट किया, सर्विसेज सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट किया, तो उससे क्या होता है, बिजनेसेस अच्छे से काम करते हैं, एफिशिएंटली काम करते हैं एंड ज़्यादा प्रॉफिट वो अर्न करते हैं। तो सर्विसेज इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। द सर्विस सेक्टर facilitates improvement in efficiency of the organization. Efficiency is the ratio of returns to the cost, ठीक है। आपने अपनी कॉस्ट के ऊपर कितना रिटर्न अर्न किया उसका हम रेशियो देखेंगे, उसे हम एफिशिएंसी बोलते हैं। A efficient organization can get higher returns at lower cost. अगर बहुत अच्छा एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्या करता है, कम कॉस्ट में ज़्यादा अर्न कर सकता है, तो उसे हम बोलेंगे हाईली एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। और कम एफिशिएंट रहेगा तो वो क्या करता है, वो लॉस कर देता है, वो प्रॉफिट भी नहीं कमा पाता। तो अब यहाँ पे एफिशिएंसी कैसे आ सकती है, देखिए द फॉलोइंग आर द सर्विसेज सब सेक्टर्स दैट हेल्प टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। अब कौन कौन सी सर्विस है जो बिजनेस में एफिशिएंसी लाने में हेल्प करती है, तो एक हो जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस। बिजनेसेस क्या करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं खुद के प्रोडक्ट में, या फिर वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें, या तो फिर कुछ जो प्रोसेस है जिसको यूज़ करके वो गुड्स बना रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें भी वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसके थ्रू भी क्या हो जाता है, कॉस्ट कम हो जाती है बिजनेस की एंड अर्निंग्स बढ़ जाती है। दूसरा एजुकेशन वो प्रोवाइड करते हैं उनके एम्प्लॉयज़ को, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी दे सकते हैं उनके एम्प्लॉयज़ को। कंसल्टेंसी सर्विसेज भी अवेलेबल है, मतलब कि जो प्रोफेशनल अवेलेबल्स होते हैं हमारी कंट्री में, उनको हम उन्हें कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओपिनियन लेके हमारा बिजनेस
चला सकते हैं। तो ये सारी ही सर्विस क्या करती है, हमारे बिजनेस को एफिशिएंटली चलाने में हेल्प करती है। तो देखिए, द एफिशिएंसी ऑफ एजुकेटेड and trained personnel is comparatively higher. Also, R&D and consultancy service may assist in reducing cost and improving quality, which result in higher returns to the organization. क्या होता है, ये सारी सर्विसेज को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट की या सर्विसेज की कॉस्ट कम कर सकते हैं एंड हमारा रिटर्न उसके सामने हम बढ़ा सकते हैं। जो हमारी रेवेन्यू है, इनकम है, उसे हम बढ़ा सकते हैं। तो हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सर्विसेज किस चीज़ में हेल्प करती है। अब 8 पॉइंट है आपका फैसिलिटेट्स रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये रीजनल डेवलपमेंट से उन लोगों ने बताया है कि जो रूरल एरियाज़ हैं हमारी कंट्री में, ठीक है, विलेज एरियाज़ है, कुछ बैकवर्ड रीजन्स है, उनका भी डेवलपमेंट हो गया है सर्विसेज सेक्टर बढ़ने के कारण। ठीक है, पहले के ज़माने में कैसा था, सर्विसेज जो अवेलेबल थी वो मोस्टली इन अर्बन एरियाज़ ही थी, लेकिन अभी आजकल के ज़माने में रूरल एरियाज़ में भी बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हो गई है। वहाँ के लोगों को भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी है ड्यू टू सर्विस सेक्टर, तो उनकी भी इनकम होती है एंड उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो गया है। तो सर्विस हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, फैसिलिटेट्स रीजनल डेवलपमेंट। देखिए, सर्विस सेक्टर असिस्ट इन रीजनल डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज सच एज, देखिए ये ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा in various regions. The service sector helps the country to achieve regional development. ये सारी ही सर्विस अभी रूरल एरिया में भी अवेलेबल हो गई है, जो डेवलपमेंट लाती है वहाँ पे। Prior to 1990s, a few states in India like Maharashtra, especially Mumbai, Gujarat, Tamil Nadu, West Bengal had a good services network, and as such these states were industrially developed as compared to other states. क्या बताया उन लोगों ने कि पहले कैसा था, ये कुछ स्टेट्स थे वहाँ पे ही सर्विसेज अवेलेबल थी, तो वो इंडस्ट्रियली ज़्यादा डेवलप हो चुके थे कंपैरेटिवली बाकी एरिया के हिसाब से। लेकिन however after 1991 there has been a good growth of services in network throughout the country, and therefore economic growth in such states has shown remarkable increase. After 1991 क्या हुआ, बहुत सारे ही कंट्री में, अपनी पूरी कंट्री में क्या हो गया, सर्विसेज डेवलप होने लग गई, बाकी सारे स्टेट्स भी आगे आ गए, इंडस्ट्रियली डेवलप हो गए। ठीक है, चलिए ये था हमारा 8 पॉइंट फैसिलिटेट्स रीजनल डेवलपमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, सोशल डेवलपमेंट। अभी सोशल डेवलपमेंट क्या होता है कि हमारी कंट्री में जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उनका क्या करना, क्या सर्विसेज हेल्प करती है, सोशली डेवलपमेंट लाने में हेल्प करती है। जैसे हमने क्लासिफिकेशन में आगे देखा था कि कुछ कुछ सर्विसेज सर्विस ओरिएंटेड भी होती है, ठीक है, प्रॉफिट कमाना जिनका मेन मोटिव नहीं होता है, तो वैसी सर्विसेज क्या करती है, हेल्प करती है लोगों को सोशली आगे लाने में। ठीक है, जैसे एजुकेशन सर्विस की हम बात करते हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज है, वैसी सर्विसेज क्या करती है, सोशली लोगों को एजुकेट करती है, अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर लाती है। तो देखिए, सोशल डेवलपमेंट, द सर्विस सेक्टर फैसिलिटेट सोशल डेवलपमेंट, द फॉलोइंग सर्विसेज हेल्प इन सोशल डेवलपमेंट। कौन कौन सी सर्विसेज है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हेल्प इन इम्प्रूवमेंट इन लिटरेसी। ठीक है, एजुकेशनल सर्विस के बारे में बताया। हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स फैसिलिटेट्स हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स बहुत हेल्प करते हैं। मीडिया सर्विस हो गई है, मीडिया सर्विस क्रिएट सोशल अवेयरनेस। मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों को सोशली आगे लाने में। मीडिया क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लोगों को कि भाई हमारी कंट्री में क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, सर्विसेज मिल रही है एंड अदर इन्फॉर्मेशन भी उन्हें प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो मीडिया सर्विस बहुत ही ज़रूरी हो गया है आजकल के वर्ल्ड में। तो ये भी क्या करता है, सोशल डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है।
तो ये हमने देख ली कुछ सर्विसेज। ड्यू टू द सर्विस सेक्टर people are socially developed in terms of literacy, life expectancy and family welfare। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। reduces inequalities। ओके, सर्विस सेक्टर क्या करता है? इनइक्वालिटी को रिड्यूस करता है। अब ये इनइक्वालिटी कहाँ पे है हम देखते हैं। द ओनरशिप ऑफ सर्विस सब सेक्टर्स लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिटी सर्विस, trade etc. widely spread, even small entrepreneurs can offer services। ठीक है, अब ये जो सर्विसेज की हम बात करते हैं तो वो सर्विसेज छोटे से छोटा बिजनेस भी कर सकता है एंड बड़े से बड़ा बिजनेस भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बड़े बिजनेस इसी सर्विस कर दे सके, एंड कोई इंडिविजुअल होता है तो वो भी सर्विस देने का काम चालू कर सकता है। तो इससे क्या होता है, इनइक्वालिटीज़ रिमूव हो जाती है हमारे कंट्री में। बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द कंट्री, द सर्विस सेक्टर जनरेट्स इनकम फॉर द एम्प्लॉयड विच हेल्प्स टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, पहले कैसा था, बहुत पुराने ज़माने में जिसके पास पैसे थे उसके पास बहुत थे, जो गरीब था वो बेचारा बहुत गरीब था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बिजनेसेस डेवलप हुए, अभी आजकल तो ये सर्विस सेक्टर भी बहुत डेवलप हो गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी एंड सारे ही लोग अब अर्न करने लगे एंड जो इनइक्वालिटी थी वो कम हो गई है। ठीक है, तो क्या हो गया है, हमारी कंट्री में अब इक्वालिटी आ गई। तो सर्विस सेक्टर ने क्या किया, रिड्यूस किया इनइक्वालिटीज़ को हमारी कंट्री में। उसके बाद है इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करता है सर्विसेज। कैसे इम्प्रूव करता है, काफ़ी सारी सर्विसेज हमने देखा कि भाई अभी रूरल एरियाज़ में भी अवेलेबल हो गई। पहले बहुत कम सर्विसेज थी, अभी आजकल तो बहुत सारी सर्विसेज मिलती है, हर एक टाइप की सर्विस मिल जाती है। ठीक है, तो वो क्या करता है, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है। जब लोग अच्छी अच्छी सर्विस यूज़ करते हैं तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। प्लस सर्विस सेक्टर क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, उसकी वजह से लोगों की अर्निंग बढ़ती है एंड उससे भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, देखिए, द सर्विस सेक्टर हेल्प्स टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज। क्या हो गया है, अभी बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हो गई, सच एज एजुकेशन, हेल्थ, रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट एंड सो ऑन। बहुत सारी अभी सर्विसेज अवेलेबल होती है हमारी कंट्री में। ऑल्सो द सर्विस सेक्टर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ पीपल in the country, which in turn increases income level of those employed. Increase in income level results in higher purchasing power। क्या बताया उन लोगों ने, सर्विस सेक्टर की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की अपॉर्चुनिटी बढ़ने से लोगों की इनकम बढ़ गई एंड इनकम बढ़ने की वजह से उनका परचेसिंग पावर बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गया। The rise in purchasing power leads to higher consumption of goods and services. The increase in consumption of goods and services results in higher standard of living of the society। ठीक है, ये पूरी उन लोगों ने साइकिल बताई कि कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का इंक्रीज हो गया ड्यू टू सर्विस सेक्टर। ठीक है, चलिए, तो सर्विसेज ने क्या किया, इम्प्रूव किया हमारी कंट्री में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। तो ऐसे बहुत सारे रोल प्ले किए सर्विस सेक्टर ने हमारी कंट्री में, इंडिया में। ठीक है, तो ये हमने स्टूडेंट्स आज देख लिया इम्पोर्टेंस के बारे में। अब आगे हम बहुत सारी कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं उसे कमेंट सेक्शन में। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।